हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल से आप लोग की बिहार में जो लेखपाल की अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट की वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन मैं करा रही थी। टैक्सेशन की क्लासेस अलग से चल रही हैं आपकी, और साथ में अकाउंट्स की भी क्लासेस रेगुलर आती रहेंगी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि हम लेजर तक समझ चुके हैं कि लेजर कैश बुक क्या होती है, तो अब इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें समझना कि किस तरह के एरर्स होते हैं, और साथ ही जो जिसमें एंट्री की जाती है कितने तरह की होती है, कितने तरह से की जाती है, कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी सॉल्व करेंगे इसमें। तो आज की वीडियो में इसी से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज और डिटेल वीडियो रहेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा और फिर तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम एरर्स के कि टाइप ऑफ एरर्स कितनी होती हैं। जो एरर्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, जिसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा वो 4 टाइप्स के आएंगे। फर्स्ट हो जाता है आपका क्लरिकल एरर, जिसमें 2 तरह के आ जाएंगे। एक होता है एरर्स ऑफ ओमिशन, दूसरा हो जाता है एरर्स ऑफ कमीशन, यानी कि भूल की अशुद्धियां और लेखे की अशुद्धियां। सेकंड हो जाते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक अशुद्धियां। थर्ड होता है क्षतिपूरक अशुद्धियां यानी कि कंपनसेटरी एरर, और फोर्थ हो जाता है 2 बार लिखी जाने वाली अशुद्धियां यानी कि एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। इतने टाइप के एरर्स होते हैं, एग्जाम में कोई भी आपका क्वेश्चन किसी से भी रिलेटेड आ सकता है, तो आइए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। जो लिखती अशुद्धियां होती हैं यानी कि जो क्लरिकल एरर्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 2 तरह के होते हैं। तो कभी कभी जो बुक्स हम बना रहे होते हैं उसमें ट्रांजेक्शन को लिखते टाइम, उनकी रिकॉर्डिंग करते टाइम, या फिर पोस्टिंग करते टाइम, या फिर टोटल करने में, या फिर बैलेंस से निकालने में इस तरह की अशुद्धियां हो जाती हैं, एरर हो जाता है। 2 तरह का होगा, एक तो भूल की और दूसरी हो जाती है लेखे की। तो जो भूल की अशुद्धि होती है, एरर ऑफ ओमिशन होता है, उसमें ये रहेगा कि कभी-कभी जो हम अपनी बुक्स में अकाउंट बना रहे हैं, जो उसमें ट्रांजेक्शन हम लिख रहे हैं, तो कभी-कभी पूरी तरह से भूल जाते हैं किसी ट्रांजेक्शन को लिखना, या हम आधा अधूरा लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते हैं, तो वहां पर वो हो जाती है हमारी भूल की अशुद्धि, एरर ऑफ ओमिशन। फिर आ जाता है दूसरा कि लेखे की अशुद्धि यानी कि एरर ऑफ कमीशन। इसमें ऐसा रहता है कि कोई सौदा या फिर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जो आंशिक रूप से अथवा या फिर पूरी तरह से आपने गलत ही लिख दिया है, तो वो हो जाती है लेखे की अशुद्धि। इसमें भी कई तरह की रहती है कि जो आपकी प्राथमिक लेखिक यानी कि बुक कीपिंग करते टाइम आपने गलत लिख दिया, या फिर जब आप पोस्टिंग कर रहे थे तो वहां पर आपने गलती से जो है गलत दिखा दिया, जैसे कि 100 रुपीज की कोई चीज थी उसको आपने 90 का दिखा दिया, 10 रुपीज से क्या होगा, एरर आ जाएगा। या फिर आपको जो टोटलिंग करनी थी तो उस टोटलिंग करने में और उसका बैलेंस निकालने में गलती हो गई, तो यहाँ पर ये रहता है कि इससे आपकी जो स्टार्टिंग के जो आपने बनाए होते हैं ट्रांजेक्शन के जो एंट्रीज करी होती है वहीं पर गलती हो जाती है। फिर आ जाता है सैद्धांतिक एरर ऑफ प्रिंसिपल। जो सैद्धांतिक अशुद्धियां होती है, इसमें क्या रहता है कि जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे, पर्सनल होता है, रियल होता है, और हो जाता है नॉमिनल। तो यहाँ पर सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, पर्सनल का अलग रूल है, रियल का अलग है और नॉमिनल का अलग है। तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको एंट्रीज करनी होती है। लेकिन जब आप उसकी रूल्स को ध्यान में ना रख करके अपने मन से एंट्री कर देते हैं, आपको जिसको डेबिट करना है क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना है डेबिट कर दिया, तो वो हो जाते हैं आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल। और कंपनसेटरी एरर्स क्या होते हैं? कंपनसेटरी एरर में ये होता है कि जब एक अशुद्धि, एक एरर जो होता है दूसरे एरर से पूरी तरह से कट जाता है। तो उसमें क्या रहेगा आपका, अगर एज एग्जाम्पल हम लें कि एक साइड आपने क्रेडिट में जो है 500 रुपये बढ़ा दिए, दूसरी साइड आपने डेबिट में 500 रुपये बढ़ा दिए, तो वहां पर आपका टोटल बराबर ही आएगा, टोटल में कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। आपसे गलती हो गई है लेकिन टोटल आपको दोनों साइड एक ही रहेगा। तो ये हो जाती है क्षतिपूरक अशुद्धियां, यानी कि एक अशुद्धि को दूसरी अशुद्धि क्या होती है, बराबर कर देती है। फिर आ जाता है कि जो एरर ऑफ डुप्लीकेशन यानी कि 2 बार लिखी जाने वाली, तो उसमें ये रहता है कि जब स्टार्टिंग की जो आप बुक कीपिंग कर रहे होते हैं या फिर जर्नल बना रहे होते हैं, तो कोई आप ट्रांजेक्शन को 2 बार लिख देते हैं, या फिर जब पोस्टिंग कर रहे होते हैं लेजर में तो वहां पर आप 2 बार पोस्ट कर देते हैं, तो वो हो जाता है एरर ऑफ डुप्लीकेशन। तो इस तरह के होते हैं, ध्यान में रखिएगा, कोई भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो ये समझ लेने की बात की कितने टाइप की एरर्स होती हैं। आइए चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो वहां पर और हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जर्नल बुक में प्रविष्टियों को छोड़ देने से होने वाली त्रुटियों को डैश कहा जाता है। एरर कमिटेड बाय ओमिटिंग एंट्रीज इन द जर्नल बुक आर कॉल्ड डैश। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हम जर्नल बना रहे हैं वहां पर अगर हम किसी तरह की एंट्रीज को, कोई ट्रांजेक्शन हुआ है जिसकी एंट्री हमने नहीं दिखाई है उसमें, तो अगर हम एंट्री करना भूल जा रहे हैं या छोड़े दे रहे हैं, तो वो ऐसी त्रुटियां या वैसे आपकी जो एरर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लेखे की त्रुटि होगी, सिद्धांत की होगी, चूक की होगी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस तरह की त्रुटि होती है? वो हो जाती है हमारी चूक की त्रुटि या फिर एरर ऑफ ओमिशन।
जिससे कि आप भूल की त्रुटि भी कह सकते हैं। तो चूक की त्रुटि या फिर भूल की आए, दोनों ही आपका सिमिलर रहेगा, सेम ही रहेगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि आप लिखने से ही भूल गए, आपको याद ही नहीं रहा कि आपको ये ट्रांजेक्शन लिखना ही था। लेखे की जो होती है, जो आपकी कमीशन, एरर ऑफ कमीशन होता है, उसमें तो हम ये रहता है कि हम गलत लिख दिया, हमने जो भी दिखाया उसको अमाउंट को गड़बड़ कर दिया, 500 था 5000 दिखा दिया, इस तरह की त्रुटि होती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन के सिद्धांत के आधार पर कमी के कारण होने वाली त्रुटियों को डैश कहा जाता है। Errors committed due to lack on the basis of the principle of accounting are called dash. Compensating error, error of principle, single-sided error, none of the above. क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जैसे मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि डेबिट है, क्रेडिट है, किस तरह से किया जाएगा, जो आपके अकाउंट्स के रूल्स होते हैं, तो प्रिंसिपल्स को ध्यान में ना रख करके जब हम एंट्रीज को कर देते हैं, तो वहां पर जो त्रुटियां होती हैं, एरर आती है, तो किस तरह की एरर होती है, वो आपकी हो जाती है एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की त्रुटि, क्योंकि आपने जो प्रिंसिपल्स थे उनको फॉलो नहीं किया, उनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया। जैसे कि पर्सनल अकाउंट के आपके होते हैं या रियल अकाउंट के, नॉर्मल अकाउंट के, उसको फॉलो करके हमने नहीं किया, इसलिए वो आपकी प्रिंसिपल की एरर होगी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाते को प्रभावित करने वाली त्रुटियां निम्न कारणों से हो सकती हैं। एरर विच अफेक्ट वन अकाउंट कैन बी ड्यू टू एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ पोस्टिंग, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अकाउंट को जो इफेक्ट करती हैं, तो वो आपके एरर्स जो होते हैं वो किस कारण से हो सकते हैं, या आपका यहाँ पर देखिएगा कारण की बात पूछ रहा है कि क्या रीजन होता है कि जब एक ही अकाउंट को इफेक्ट करते हैं, तो वो जो त्रुटियां होंगी आपकी किस में जाती हैं, वो आपका एरर ऑफ पोस्टिंग होता है। यानी कि जब आप जर्नल से हम लेजर में जो अकाउंट बनाते हैं उसमें ट्रांसफर कर रहे होते हैं, पोस्टिंग कर रहे होते हैं, वहां पर हम लिखने में गलती कर जाते हैं, तो आपकी क्या कहलाती है, एरर ऑफ पोस्टिंग। तो वो किस तरह की होगी, क्योंकि लिखने में ही हमने गलती करी है, तो कौन सी अशुद्धि होती है, एरर ऑफ कमीशन। तो यहाँ पर आपका एरर ऑफ कमीशन दे रखा होता, वो भी आंसर आपका करेक्ट होता, या एरर ऑफ पोस्टिंग दे रखा है तो वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा द्वारा 500 रुपए के मूल्य का एक सामान जो कि उधार लिया गया था वापस कर दिया गया और स्टॉक में ले लिया गया था, लेकिन किताबों में इसकी कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई थी। A goods of the value of ₹500 out of earlier credit purchase was returned by Raja and was taken into stock, but no entry was made in the books. Error of omission, error of commission, errors of principal, या फिर none of the above। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि राजा है, कोई राजा कोई व्यक्ति है, यहाँ पर वो किंग वाला राजा नहीं है, कोई व्यक्ति है राजा, उसने 500 रुपए का 500 का कोई गुड्स जो थे वो परचेज किए थे, लेकिन उसने वो गुड्स वापस कर दिए हैं जो कि स्टॉक में ले भी लिए गए हैं, लेकिन उसकी कोई भी एंट्री नहीं करी गई है। तो ये किस तरह की अशुद्धि होगी, तो 500 के गुड्स जब रिटर्न आ गए हैं तो उसकी एंट्री दिखानी चाहिए थी, जो आपकी रिटर्न गुड्स रिटर्न की हम बुक बनाते हैं उसमें, लेकिन नहीं दिखाया गया है, तो ये किस तरह की त्रुटि होगी, ये आपकी चूक की त्रुटि होगी, एरर ऑफ ओमिशन होगा कि आप उसको दिखाना भूल गए हैं। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन की स्थापना के लिए भुगतान की गई मजदूरी खाते में शामिल है, ये है which is paid for installation of machine is included in wage account, it is dash error of commission, error of omission, error of principal, there is no error। तो क्वेश्चन में कहना है कि जो मशीनरी थी उसके इंस्टॉलेशन के लिए जो वेजेस पे करी गई थी उसे वेजेस अकाउंट में दिखा दिया गया है, तो ये किस तरह की अशुद्धि है। मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए गए होंगे उसके वेजेस के लिए, तो वेजेस के जो उसके व्यय है वो जाएंगे मशीनरी अकाउंट में, ना कि वेजेस अकाउंट में। तो ये किस तरह की त्रुटि होगी, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तलपट के दोनों पक्ष बराबर हैं तो इसका तात्पर्य है if the trial balance agrees it implies that there is no error in the book, there may be two-sided error in the book, there may be one-sided error in the book, there may be both two-sided and one-sided error in the book। क्वेश्चन में ये चीज तो जो तो ट्रायल बैलेंस जब बनाया जाता है तो ये चीज मानी जाती है, या कोई क्वेश्चन ये आता है कि अगर दोनों साइड इक्वल आ जा रहे हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि जो भी हमने अकाउंट्स रखे थे, जो एंट्रीज करी थी, वो सब पूरी तरह से सही है। ऐसा नहीं माना जाता है। एक सीधी सीधी लाइन आती है कि क्या तलपट जो होता है वो खातों की शुद्धता का प्रमाण होता है, कि पूरी तरह से सर्टिफाइड कर देता है कि हाँ जितने भी अकाउंट्स रखे गए वो पूरी तरह से करेक्ट हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ इस तरह की एरर्स होती हैं कि तलपट के मिल जाने पर भी रह जाती हैं, तलपट के मिल जाने पर भी रह जाती हैं, तो वो कौन सी होती हैं
कि जो हमने बुक्स बनाई होती है उसमें टू साइडेड एरर्स होती हैं, तो वहां पर उनको ढूंढा नहीं जा सकता। तलपट के मिल जाने पर भी वो अशुद्धियां रह जाएंगी, या जो कंपनसेशन एरर्स होती है, क्षतिपूरक अशुद्धियां होती हैं, वो अशुद्धियां जो होंगी वो तलपट के मिलने पर भी नहीं ढूंढी जा सकती। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, देयर मे बी टू साइडेड एरर इन द बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलपट है ट्रायल बैलेंस इज एन अकाउंट, अ स्टेटमेंट, अ सब्सिडरी बुक, अ प्रिंसिपल बुक। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं वो क्या है? एक खाता होगा, एक विवरण होता है, एक सहायक पुस्तक है, या फिर एक पूर्व पुस्तक है। तो जो तलपट होगा ट्रायल बैलेंस होगा, एक अकाउंट नहीं होता है तो ट्रायल बैलेंस होगा। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है, क्योंकि जितने भी आपने बनाए होते हैं लेजर में अकाउंट्स, उसके जो शेष निकल के आता है, जो बैलेंस निकल के आता है, उसी से ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं। तो इसके ट्रायल बैलेंस क्या होता है? आपका ट्रायल बैलेंस एक विवरण होता है, एक स्टेटमेंट होता है। एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलपट के दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है? ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस डजंट टैली व्हिच अकाउंट इज ओपन। यानी कि जब जो तलपट हम बना रहे हैं उसके दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो उसको बराबर करने के लिए हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं? सस्पेंस अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रॉयल अकाउंट, नन ऑफ दी। कौन सा अकाउंट खोला जाता है? वो हो जाएगा सस्पेंड अकाउंट, यानी कि सस्पेंस अकाउंट, यानी कि उचंत खाता खोला जाता है। और उस जो उचंत खाते में आएगा, जो कि शेष होगा आपका, दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहे, तो जो भी बैलेंस निकल के आता है उसको हम इसमें डालते हैं। उसको आप कहाँ दिखाते हैं? जो हम बैलेंस शीट बना रहे होते हैं वहां पर दिखाया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ट्रायल बैलेंस का संभावित विवरण क्या हो सकता है? What should be the possible description of a trial balance among the following? Shows the total balance of books, shows the entries in the sheet, it is a special system, showcases the financial position of a company. जो ट्रायल बैलेंस या जो हम तलपट बना रहे होते हैं उसमें क्या चीज रहती है या किस चीज का विवरण वो दिखाता है। तो भी मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो लेजर हमने बनाया होता है उसमें जितने अकाउंट्स खोले जाते हैं उसमें जो भी बैलेंस निकल करके आता है उसका ही स्टेटमेंट बनता है, जो आपका ट्रायल बैलेंस कहलाता है। तो क्या शो करता है? जो हमने बुक्स रखी थी उनके बैलेंसेस को। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलपट बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द मेथड्स इज यूज्ड टू क्रिएट अ ट्रायल बैलेंस? टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड, ऑल ऑफ द अबव। जो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं तो किस मेथड का यूज किया जाता है? तो ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए इन तीनों ही मेथड का यूज किया जाता है। पहला आपका टोटल मेथड होता है, तो टोटल मेथड में आपका क्या रहेगा? जो टोटल मेथड होता है, एक आपका कॉलम पार्टिकुलर्स का आता है, फिर लेजर फोलियो का कॉलम इसमें हम बनाते हैं। उसके बाद हमारा हो जाता है कि बैलेंस जो आपके डेबिट और क्रेडिट साइड का आएगा वो दिखा दिया जाता है। और जो बैलेंस मेथड होता है इसमें सेम वैसे ही बनाते हैं, लेकिन इसमें एक थर्ड आपका कॉलम भी बनता है जिसमें जो आपके डेबिट की जो बाकियां होती है, डेबिट के जो शेष होते हैं, और जो फोर्थ कॉलम बनाएंगे साथ में ही उसमें क्रेडिट के शेष दिखाए जाते हैं। और जो टोटल एंड बैलेंस मेथड होता है उन दोनों का ही मिश्रित रूप होता है, दोनों को मिलाकर के बनाया जाता है। तो ये मेथड्स हो जाते हैं आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मशीनरी की मरम्मत को मशीनरी अकाउंट से किया जाना है। रिपेयर्स टू मशीनरी हैड बीन चार्ज टू मशीनरी अकाउंट। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, नन। तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जो मशीनरी की मरम्मत होती है, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं मशीन की मरम्मत करने पर, तो उसको मशीनरी अकाउंट में दिखा दिया गया है। तो ये किस तरह की त्रुटि है, किस तरह का एरर है? एरर तो है, इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ये एक एरर है, तो आपका आंसर होगा हाँ ये एक एरर है, एक अशुद्धि है, गलती है। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है कि किस तरह की गलती है, कि ये आपकी चूक की है, लेखक की है, या फिर सिद्धांत की है। तो कोई नहीं वाला तो क्लियर हो गया कि नन आपकी जो है, इसमें से तीनों में से कोई ना कोई एक एरर है। अगर एरर नहीं होता तो आपका आंसर होता नन। एरर है तो यहाँ पर आपका इन तीन में से कोई आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा ये देखते हैं। यहाँ पर जो कह रहा है कि ये चूक की है, तो कोई चूक नहीं हुई है। चूक में आपको छोटी मोटी भूल जो हो जाती है या गलत, या फिर लेखे में क्या होता है कि जैसे कि 7650 लिखना है 7560 लिख दिया गया, इस तरह की गलती हो जाती है। ये एक प्रिंसिपल की त्रुटि है कि एक प्रिंसिपल है कि जो मशीनरी पर व्यय किया जाता है वो आपका मशीन अकाउंट में नहीं चार्ज किया जाता है, तो अगर उस पर चार्ज कर दिया गया है तो वो एक सिद्धांत की त्रुटि है, प्रिंसिपल की। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अच्छा, उसको कहाँ पर दिखाते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करिए कि उसे कहाँ पर दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय बही में 1000 का अधिमूल्यांकन है। सेल्स बुक वाज ओवर कॉस्ट बाई 1000।
एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन कह रहा है जो सेल्स बुक है उसमें 1000 को ओवरकास्ट यानी कि ज्यादा दिखा दिया गया 1000 रुपए, तो ये किस तरह की त्रुटि है। तो अगर जो सेल्स बुक है तो इसका मतलब वहां पर जो एंट्री करी गई थी इसमें जब दिखाया जा रहा था तो वहां पर कोई एक अमाउंट ज्यादा दिखा दिया गया, कोई एक ट्रांजैक्शन एक्स्ट्रा दिखा दिया गया जो उससे रिलेटेड नहीं था, तो वो किस तरह की त्रुटि हो जाएगी, तो वो हो जाएगी एरर ऑफ कमीशन, लेखे की त्रुटियां। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए से 5000 रुपए में खरीदा गया सामान बिक्री पुस्तिका के माध्यम से पारित किया गया था, त्रुटि का सुधार होगा। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए for rupees 5000 were passed through sales book. The certification of the error will dash increase the gross profit, decrease the gross profit, have no effect on the gross profit, increase the net profit. क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5000 रुपए का कोई जो सामान था वो परचेज किया गया था और उसे क्या किया गया था, जो सेल्स बुक है उसमें दिखाया गया। तो यहाँ पर ये जो एक एरर हुआ है इसकी सुधार होगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि प्रॉफिट जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर जो शुद्ध लाभ है वो बढ़ेगा। तो कोई भी चीज परचेज करी गई है, खरीदी गई है, तो वहां पर क्या रहता है, जो खरीदा गया है या जो भी सामान परचेज किया गया है उससे से अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, आपका सेल्स बुक में दिखा दिया गया है, सेल्स बुक में वो चीजें दिखाई जाती हैं जो क्रेडिट पे होती हैं। आपको पता होगा कि अगर आपने क्रेडिट पे कुछ भी परचेज किया है तो उसको आप सेल्स बुक में दिखाते हैं, अगर कैश में होगा तो वो आपका कैश बुक में या फिर जो कैश अकाउंट आपने बनाया होगा वहां पर जाता है। तो यहाँ पर इसमें दिखाया गया है तो उससे क्या होगा कि आपका जो सकल लाभ है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये दिखा रहा है कि उधार पर है तो उससे से आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया है, लेकिन जब उधार पर आपने नहीं लिया है, कैश में लिया तो आपका कैश जाएगा ना, तो उससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो उतने अमाउंट से कम हो जाएगा। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a check of rupees 1000 received from Ram was dishonored. The check return entry is posted to the debit of sales return account. Rectifying general entry will be राम से प्राप्त 1000 रुपए का चेक अनादृत हो गया, चेक वापसी प्रविष्टि बिक्री वापसी खाते के डेबिट पर पोस्ट की जाती है। जनरल प्रविष्टि में क्या सुधार होगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि राम से एक चेक रिसीव हुआ था 1000 का, डिसऑनर हो गया, वहां पर फिर चेक की वापसी करी जाएगी क्योंकि डिसऑनर हो गया तो उसको रिटर्न किया जा रहा है। तो वहां पर जब रिटर्न किया गया तो वहां पर जो सेल्स आपका अकाउंट था उसको, जो सेल्स रिटर्न अकाउंट था उसको डेबिट कर दिया गया। तो वहां पर आपको जो जर्नल प्रविष्टि में सुधार करना है वो क्या सुधार की प्रविष्टि होगी, वो जर्नल एंट्री पूछ रहा है आपसे कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू राम अकाउंट, या फिर जो सेल्स राम अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट, या फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा टू सस्पेंस अकाउंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी, तो एंट्री क्या होगी यहाँ पर कि राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो अशुद्धियों से सुधार है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन इससे जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। अब इसमें आगे हम देखेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में। जो समायोजन की प्रविष्टियां होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम में इससे भी आपके एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, किस तरह से की जाती हैं, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्रीज होती क्या है, क्योंकि एक आपका फ्लो में रहता है। सबसे पहले हम करते हैं जो हमारे डेली के जो वित्तीय लेन देन होते हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको हम एंट्रीज करते हैं, उसको हम लिखते हैं, जो कि हमारा जर्नल हो जाता है। तो उसकी कुछ सब्सिडरी बुक्स भी बनाते हैं जो सहायक बहियां कहलाती हैं। परचेज बुक बनाते हैं, सेल्स बुक है, सेल्स रिटर्न है, इसी तरह की बहुत सी बुक्स बनती हैं, कैश बुक बनती है। उसके बाद हम उसी से रिलेटेड क्या करते हैं, अपना लेजर तैयार करते हैं। लेजर में सबके अलग अलग अकाउंट्स खोलते हैं। उसके बाद उससे हम फाइनल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने में ये रहता है हमें कि हमें ये अंदाजा लग जाता है या फिर हम ये पता कर लेते हैं उससे, हालांकि 100% वो उस चीज की कंफर्मेशन नहीं देता है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस तो दोनों साइड सही है, मिल जाते हैं, बराबर हैं, तो आपके अकाउंट सही बने हैं। में कोई आपकी कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो उससे भी नहीं पकड़े जा सकते। इस पर जो अलग से मैंने बनाई थी प्रैक्टिस सेट्स, तो उसमें मैंने इसको अलग से इंक्लूड किया था, सारे एरर्स भी वहाँ पर बताए थे आप लोगों को, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा उन वीडियोस को। तो ट्रायल बैलेंस में भी कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि वो मैच तो कर जाता है, लेकिन जो है कोई अकाउंट सही नहीं होते,
या कुछ हमारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम बाद में देखते हैं, तो उनको हमें सही करने की जरूरत होती है। तो जब हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो वहां पर हम करते हैं कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज, समायोजन प्रविष्टियां करते हैं। किसी भी चीज को स्टार्ट से एंड तक आप पूरा एक समझ करके समझेंगे तो समझना आसान होता है, क्योंकि एक होता है ना रिदम में चीज में आगे बढ़ते हैं तो वो चीज हमें आसानी से समझ में आती है। तो यहाँ पर आवश्यकता होती है, हमें यहाँ पर नीड होती है एडजस्टमेंट एंट्रीज करने की, कि कुछ हमने लिखना छूट गया है हमारा, या उस जो फाइनेंशियल ईयर है उसके एंड तक वो हमने एक्सपेंस कर दिए या नहीं किए, करना चाहिए था, तो उन सारी एंट्रीज को हम एडजस्ट करते हैं। अगर कोई आवश्यकता है, कोई नीड है तो वो हो जाती है हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब कौन सी चीजें ऐसी होती हैं या क्या ऐसे पॉइंट्स बन सकते हैं जहाँ पर हमको आवश्यकता होती है, जरूरत होती है इस तरह की एंट्रीज करने की? तो ऐसे सारे व्यवहार या फिर ट्रांजैक्शंस कह सकते हैं जो अंतिम खातों की अवधि से संबंधित हैं, पर इनके लिखे न होने के कारण उस अवधि के तलपट में नहीं है। यानी कि जो हमारे कुछ फाइनेंशियल ईयर से तो रिलेटेड है लेकिन उनकी एंट्रीज हमने नहीं करी थी, इसलिए वो हमारे ट्रायल बैलेंस में शो नहीं है, लेकिन हमको उसकी एंट्रीज करनी है क्योंकि वो उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। सेकंड होगा कि ऐसे व्यवहार जो लेखा होने के कारण उस अवधि के तलपट में है पर उस अवधि से संबंधित नहीं है, तो उनका हमें समायोजन करना है। यानी कि हमने उनको लेखा तो किया है, यानी कि हमने उनकी एंट्रीज तो करी है, अकाउंट्स बनाए हैं, लेकिन वो उस ईयर से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि अगर हमने कुछ एडवांस में पेमेंट कर दिए हैं, पहले से पेमेंट कर दिए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वहां पर यह रहता है कि वो इस वर्ष के नहीं है, अगले साल के हैं, नेक्स्ट ईयर के हैं, लेकिन हम कर चुके हैं उनका पेमेंट, तो हम उसको दिखा रहे हैं अपने अकाउंट्स में। तो ये सारे जो आपके ट्रांजैक्शंस हैं या जो ये सारे आपके व्यवहार होते हैं, तो इसकी हमें एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। तो अब ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा उठता है कि ऐसा क्यों करने की जरूरत होती है? तो सब हमारे बिजनेस से रिलेटेड ही ऐसी जरूरत हमें इसलिए होती है जिससे कि हम उस वर्ष का करेक्ट प्रॉफिट निकाल सके, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना बनाएंगे वो हमें उस वर्ष का सही प्रॉफिट या फिर लॉस दिखा सके। इसलिए हमें जरूरत होती है कि जिस लेखांकन वर्ष से, जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो सारे एक्सपेंसेस हैं, उसी को हम दिखाएं, जिससे कि हम सही उस वर्ष का प्रॉफिट और लॉस पता कर सकें। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि एडजस्टमेंट एंट्रीज क्यों की जाती हैं या एडजस्टमेंट कहाँ पर किया जाता है। बहुत से क्वेश्चंस के आंसर हैं इसमें, ध्यान में रखिएगा और पॉइंट्स अपने नोट करते जाइएगा। आइए अब देखते हैं कि जो समायोजन हम कर रहे हैं किन की चीजों का उसमें किया जाता है, तो वो सारे आपके हो जाते हैं। जो अभी मैंने बात करी, कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो आपके अदत्त व्यय होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, पूर्वत व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस, उपार्जित या अर्थात उपार्जित लेकिन अप्राप्य आय, जैसे कि हो जाती है आपकी अनअर्न्ड इनकम जिसे बोला जाता है, अग्रिम प्राप्य होता है, एडवांस इनकम होती है, ये सारी चीजें होती हैं। इनसे रिलेटेड जो आपके ट्रांजेक्शन हैं उसको हम एडजस्टमेंट एंट्रीज में शामिल करते हैं। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और जो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस है उनके बारे में। तो अब समझ लेते हैं कि वैसे तो आपकी क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आउटस्टैंडिंग क्या है या फिर प्रीपेड क्या है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर स्टिल टू बी पेड। दीज आर द एक्सपेंसेस व्हिच आर ट्रीटेड एज लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी एंड ऐड टू द कंसर्न्ड एक्सपेंडिचर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या है अदत्त एक्सपेंसेस या फिर आपके जो अदत्त व्यय हैं कि जिनका भुगतान उसी लेखांकन वर्ष में किया जाना चाहिए था, जो फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है उसी में ही पे किया जाना था उनको, लेकिन नहीं पे किया गया है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, तो उन व्ययों को क्या कहा जाता है? वो आपके एक्सपेंसेस लायबिलिटी होते हैं, आपकी एक दायित्व होते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छा सा बन जाएगा कि किस तरह के दायित्व होते हैं? वो आपके चालू दायित्व होते हैं, करंट लायबिलिटी होते हैं। एक आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, एक आपकी करंट लायबिलिटी होती है। ये क्या हो जाते हैं? आपके करंट लायबिलिटी होते हैं, चालू दायित्व होते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और किससे संबंधित होते हैं? लाभ और हानि खाते में एक एक्सपेंस की तरह इसको हम शामिल करते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। उसी वर्ष से रिलेटेड हैं, अगले वर्ष से रिलेटेड नहीं है, उसी वर्ष में उनका भुगतान किया जाना था, पेमेंट किया जाना था, नहीं किया गया है, उसको हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिससे कि सही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पता चल सके। और एक पॉइंट और कौन बनेगा कि ये हमारे चालू दायित्व होते हैं, करंट लायबिलिटी होते हैं। आइए देखते हैं अब हम प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में। Prepaid expenses are those expenses which have been paid in advance for the next financial year. These are the expenses which are treated as asset, current asset,
and deducted from the concerned expenses in the current financial year. प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होंगे? जो पूर्वदत्त व्यय होते हैं, यानी कि पहले से ही आपने उन व्ययों को चुका दिया है जिसको आपको आगे आने वाले नेक्स्ट ईयर में देना था, नेक्स्ट ईयर में पे करना था, लेकिन आपने पहले से ही उनको पे कर दिया है, चुका दिया है। वो सारे व्यय क्या हो जाते हैं? पूर्वदत्त व्यय होते हैं, यानी कि वो उस वर्ष से रिलेटेड ना होकर के आने वाले नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होते हैं। और आपने पहले से ही पेमेंट कर दिया है तो वो क्या है? आपकी एक एसेट की तरह हो जाएंगे, संपत्ति की तरह हो जाएंगे। किस तरह के एसेट होते हैं? हमारी करंट एसेट होते हैं, चालू संपत्ति की तरह होते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है। आपको ये भी समझ में आ गया एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं और स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस क्या है, और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो क्या है, उनका नेचर क्या होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं या किस तरह से एग्जाम में आते हैं और उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आगे हम न्यूमेरिकल को भी समझेंगे कि अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आप कैसे तो सॉल्व करेंगे। मेनली आपको इंक्रीज करनी होगी उसमें, जिससे आपको बैलेंस निकल के आ जाएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अदत्त व्यय डैश से संबंधित हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू डैश, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं। तो अभी मैंने आपको समझाया ही था कि उसी वर्ष हमको उसको भुगतान करना है, उसे ईयर हमें उसे पेमेंट करना है, लेकिन हमने नहीं किया है, तो किससे संबंधित होंगे? करंट ईयर से होंगे। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, चालू वर्ष या फिर करंट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वदत्त व्ययों को डैश में दिखाया जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर शोन इन डैश, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, एसेट और लायबिलिटी साइड, नन ऑफ द अबव। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस मैंने अभी आप लोग को समझाया है कि क्या होते हैं, एक एसेट की तरह होते हैं हमारी। क्यों होते हैं? क्योंकि हमें फ्यूचर में या फिर नेक्स्ट ईयर में उसको पेमेंट करना था, लेकिन हमने उसको पहले ही पेमेंट कर दिया, वो हमारे लिए एक एसेट की तरह है। तो क्वेश्चन आता है किस तरह की एसेट है, तो वो आपकी क्या हो जाते हैं? तो वो आपकी करंट एसेट हो जाते हैं। यहाँ क्योंकि पूछ रहा है कि किस पक्ष में दिखाया जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट की बात हो रही है, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो एसेट साइड में दिखाए जाते हैं। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका कि बैलेंस शीट में कहाँ पर दिखाते हैं, इस तरह से लिख सकता है कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो बैलेंस शीट में कहाँ पर दिखाए जाते हैं। तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? एसेट साइड में। किसके अंडर में दिखाए जाते हैं? तो आपके करंट एसेट हो जाएगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक माह का किराया भुगतान किया जाना बाकी है तो समायोजन प्रविष्टि होगी। इफ द रेंट ऑफ 1 month is still to be paid, the adjustment entry will be debit outstanding rent account and credit rent account, debit profit and loss account and credit rent account, debit rent account and credit profit and loss account, debit rent account and credit outstanding rent account। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक माह का किराया भुगतान किया जाना बाकी है, यानी कि क्या हो जाएगा? वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा। आपको चुकाना था अभी, लेकिन आपने पे नहीं किया है, वो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा। तो वहां पर एडजस्टमेंट एंट्री जो हम करेंगे तो क्या होगी? वो एडजस्टमेंट एंट्री वो हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा, और आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि जब एंट्री इसकी की जाती है जो आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड होते हैं, तो जो भी चीज में आपका मेनली है उसको हम रेंट अकाउंट में, जैसे है रेंट आपको पे करना था तो रेंट अकाउंट डेबिट में चला जाएगा, और आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। इसके अलावा रेंट के अलावा कोई भी आपका एक्सपेंसेस कहाँ से दे रखा होता जो कि आउटस्टैंडिंग होता, तो आप उसका अकाउंट को, जैसे सैलरी होता तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाता, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाता। तो कुछ भी दे रखा हो, कोई भी एक्सपेंस दे रखा हो, आउटस्टैंडिंग है तो आपकी एंट्री इसी तरह की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमाप्त व्यय है। देयर इज अनएक्सपायर्ड एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनपेड एक्सपेंसेस, अप्रूव्ड एक्सपेंसेस, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपके असमाप्त व्यय होते हैं, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंडिचर होते हैं, इसमें से कौन से दे रखे हैं? पूर्वदत्त व्यय को कहते हैं, अदत्त को, अपार्जित को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, पूर्वदत्त व्यय होते हैं, वो असमाप्त व्यय भी कहे जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो एक्सपेंसेस होते हैं प्रीपेड वाले, इनकी कुछ राशि या कुछ अमाउंट जो होता है वो उसी वर्ष से रिलेटेड होता है, और बाकी की जो अमाउंट होता है उसको हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि जो अमाउंट हमारा इस वर्ष से रिलेटेड है वो समाप्त व्यय हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको पे कर दिया, वो एक्सपायर हो जाएगा। और जो आपके अगले वर्ष में ट्रांसफर हम कर रहे हैं, उसी का कुछ भाग
वो हमारा असमाप्त व्यय होता है, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, असमाप्त व्यय कहा जाता है पूर्वदत्त व्यय को। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वदत्त व्यय खाता है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। अभी जैसे मैंने आपको समझाया ही था कि कोई भी एक्सपेंस अगर वो उसके आगे आपका आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड लग जाता है, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो सैलरी हो, कोई भी एक्सपेंस हो, वो क्या हो जाता है, वो बन जाता है आपका पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगर सिर्फ आपका रेंट अकाउंट दे रखा होता तो वो हमारा कौन सा होता है, वो नॉमिनल अकाउंट होता है, नाम मात्र का खाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर व्ययों की राशि को दिखाया जाता है। द अमाउंट ऑफ अनपेड एक्सपेंसेस इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बोथ ए एंड बी, इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे उसको हम कहाँ पर दिखाते हैं, तो उसको हम कहाँ पर दिखाएंगे। अभी जैसे क्वेश्चन में हमने ये तो समझ ही लिया था कि आपकी करंट लायबिलिटी है, कहाँ दिखाई जाएंगी, बैलेंस शीट में भी दिखाया जाएगा इसको, और साथ ही इसको हम और कहाँ दिखाते हैं, एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी तो एक्सपेंसेस दिखाते हैं हम, तो वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी इसको हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों में ही दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी, और जो आप बना रहे हैं बैलेंस शीट उसके लायबिलिटी साइड में भी। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक समायोजन प्रविष्टि प्रभावित करती है। एवरी एडजस्टिंग एंट्री अफेक्ट्स इनकम स्टेटमेंट अकाउंट ओनली, बैलेंस शीट अकाउंट ओनली, बोथ ए एंड बी, नन। जो हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं वो किसको इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, तो जो आप जो आय व्यय खाता बनाते हैं, या फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, या फिर जो आपका आर्थिक चिट्ठा होता है, बैलेंस शीट हम बनाते हैं उसको, तो यहाँ पर ये दोनों को ही जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं वो इफेक्ट दोनों पर ही डालती हैं। अगर आप कहीं पर भी एडजस्टमेंट करेंगे किसी भी जो आपका आइटम है, कोई भी मद है उसमें, तो वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस, आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी इफेक्ट करेगा, और साथ ही अकाउंट जो बैलेंस शीट आप मेन बना रहे हैं वो भी इफेक्ट करेगी। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। आप लोग मुझे अच्छा एक चीज कमेंट करिएगा कि काफी कंफ्यूजन होती है इस चीज में कि जो बैलेंस शीट है वो एक अकाउंट है या फिर वो स्टेटमेंट है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि आर्थिक चिट्ठा एक विवरण है या फिर एक खाता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि बैलेंस शीट क्या है, अकाउंट है या फिर स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यवसाय एक वित्तीय वर्ष के दौरान केवल 11 महीने के किराए का भुगतान करता है तो बकाया 1 महीने के किराए को क्या कहा जाता है। इफ अ बिजनेस pays for only 11 months rent during a financial year, what accounting terms is given to the outstanding 1 month's rent? यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि किसी फाइनेंशियल ईयर में जो रेंट है वो सिर्फ 11 महीने का ही पे किया गया है, क्योंकि आपको पता है फाइनेंशियल ईयर हो या फिर कैलेंडर ईयर हो 12 मंथ का ही होता है, लेकिन 11 मंथ का ही आपने रेंट पे किया है तो 1 मंथ का ड्यू रह जाता है। उस 1 मंथ का ये तो आपको पता है कि वो आउटस्टैंडिंग है, आदत है, चुकाना था लेकिन नहीं चुकाया गया है, तो वो किस तरह से अकाउंटिंग टर्म जो होते हैं आपके, जैसे हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो यहाँ पर अकाउंटिंग टर्म में उसे हम क्या कहेंगे, रिपेमेंट, प्रीपेमेंट, अंडर पेमेंट, पेएबल। तो जो चीज चुकानी है, पे करनी है, उसको पे नहीं किया गया तो वो क्या हो जाती है, पेएबल हो जाती है, वो देय होती है। तो एक आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मुख्य प्रविष्टि की पुस्तक में ऐसे लेन देन के रिकॉर्ड को से संबंधित है। द रिकॉर्ड ऑफ सच ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ प्राइम एंट्री इज कॉल्ड एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस, लेजर, इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हम अपनी प्राइम एंट्रीज की बुक होती है उसमें जो लेन देन होते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उनसे संबंधित है, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे हमारे आगे की चीजें तो बनाई जाती हैं, लेकिन जो हम समायोजन करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, वो भी हम उसी के बेसिस पे करते हैं। उसी प्राइम बुक जो हमने रखी होती है, जो एंट्रीज करी होती हैं, उसी के बेसिस पर हम एडजस्टमेंट भी अपना करते हैं। तो एक आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए, समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समायोजित प्रविष्टियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एडजस्टिंग एंट्रीज। Assign revenue to the period in which they are earned. Help to properly measure the period's net profit or loss. Bring asset and liability account to correct balances.
ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आपके कुछ या 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, जो आपको ये देखना है कि उसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो जो एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती हैं उसके कंसर्न में सही होगा। आय को उस अवधि के लिए निर्दिष्ट करना जिसमें वे अर्जित किए गए हैं, करेक्ट है कि एडजस्टमेंट एंट्री से हमें ये सही से पता चल सके कि कितनी हमारी जो इनकम है वो अर्न हुई है। अवधि के शुद्ध लाभ हानि को ज्ञात करना, करेक्ट है। संपत्ति और दायित्व खाते का सही शेष निकालना, ये भी करेक्ट है। तो तीनों ही आपके एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड हैं स्टेटमेंट। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवधि के अंत में अनर्जित किराए का शेष दर्शाता है। अ बैलेंस ऑफ अनअर्न्ड रेंट एट द एंड ऑफ पीरियड रिप्रेजेंट्स एन एसेट एंड एक्सपेंसेस, अ लायबिलिटी, रेवेन्यू। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अवधि थी यानी जो फाइनेंशियल पीरियड है उसकी बात हो रही है, उसमें कोई अनअर्न्ड रेंट है तो वो रेंट जो होगा वो क्या दिखाएगा, या उसका अगर शेष बैलेंस है तो वो क्या दिखा रहा है। एक संपत्ति होगा, एक व्यय होगा, एक दायित्व कितना होगा या फिर आय कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए। इसको मैंने समझाया है आपको, अगर आपकी समझ में चैप्टर आया है अच्छे से, ये पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट था अगर आपकी समझ में आया है एडजस्टमेंट एंट्रीज का जो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, तो आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। If the insurance premium paid ₹1000 and prepaid insurance ₹300, the amount of insurance premium shown in the profit and loss account will be। यदि बीमा प्रीमियम का भुगतान 1000 रुपए और पूर्वत बीमा 300 रुपए है, तो लाभ और हानि खाते में दिखाई गई प्रीमियम की राशि डैश होगी। यानी कि आपको जो प्रीमियम था, इंश्योरेंस प्रीमियम था, कितना पेमेंट करना था 1000 का, और ऑलरेडी प्रीपेड आपका जो इंश्योरेंस है वो 300 का किया हुआ है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप प्रीमियम की राशि को दिखाएंगे तो वो कितनी होगी, 1300, 1000, 300, 700। तो कितनी राशि को आप दिखाएंगे, इसको कैसे निकालेंगे हम। ऐसा इसमें कोई भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसको ट्रीट किस तरह से किया जाता है। तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें आपको पता है एसेट है, तो एसेट साइड में करंट एसेट में दिखाएंगे हम, लेकिन जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वहां पर हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। लेकिन कैसे दिखाते हैं ये समझ लीजिएगा कि जो एक्सपेंस आपने उस वर्ष किया होता है, जैसे कि जहाँ पर हमने भुगतान किया था 1000 का और प्रीपेड में हमारे पास 300 रुपए है, तो जो प्रीपेड वाले होते हैं उसको हम जो इस वर्ष हमने एक्चुअल एक्सपेंस किया होता है उससे लेस कर देते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आता है उसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंस के तौर पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना अमाउंट दिखाया जाएगा, 1000 हमें पेमेंट करना है, 300 ऑलरेडी है पेमेंट किया हुआ, लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा, 700 रुपए आ जाएगा। 700 रुपए की जो बीमा प्रीमियम की राशि होगी वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से ये एक्सपेंस है आपका दिखाई जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आए या कोई और भी क्वेश्चन आए तो भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चीजों को ऐसे पढ़ा करिए कि जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आ जाए आपका तो भी आप निकाल पाए। इस तरह से समझिए, उससे रिलेटेड कुछ भी अगर पूछा जाता है तो कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, कोई कंजूसी नहीं करनी है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।